हेलो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर एसएससी एमटेस 2023 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों यह टॉपिक जीके का आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि आपके यहाँ पर जो है भारतीय जनगणना टॉपिक ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम यहाँ पर भारतीय जनगणना 2021 की आपको यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी देंगे और भारतीय जनगणना का क्या इतिहास रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो याद यदि आप यहाँ पर यह वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो जनगणना से आने वाले क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई भी हो। और साथ ही साथ दोस्तों हमने यहाँ पर एक काम और किया है, जो दोस्तों अभी यहाँ पर एसएससी सीजीएल सीएसएल जीडी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो भी अदर एसएससी द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं और वहाँ पर जनगणना से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ पर वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। मगर उससे हम पहले ये जानेंगे कि भारतीय जनगणना का इतिहास क्या है और 2011 में भारतीय जनगणना में क्या क्या आंकड़े आए थे वे सब यहाँ पर इसी वीडियो में सीख लेंगे। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि आपके यहाँ पर जनगणना 2011 क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटेस जो आपका जो पिछले साल हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, वहाँ पर हर शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन बना था। तो दोस्तों उम्मीद यह है कि जो आप यहाँ पर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वहाँ पर भी आपके जनगणना से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको यह वीडियो कंप्लीट देख लेनी है। क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटेस में जो जीके है वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है और 3 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी यहाँ पर जो है आपको सिलेक्शन एग्ज़ाम में दिलाने के लिए। तो निश्चित है कि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा और जो आपको 3 नंबर दिला देगा। तो उम्मीद यह है कि आपका जो क्वेश्चन है यहीं से आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे जैसे वो क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वे सब, और कंप्लीट जो भी आपको यहाँ पर जनगणना से आंकड़े हैं सभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देख लेनी है। आइए करते हैं जनगणना का इतिहास। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं जनगणना का इतिहास हमारे पास क्या रहा है। इससे पहले आप ये जान लीजिए जनगणना होती क्या है। दोस्तों जनगणना होती है कि हमारे देश में रहने वाले जो व्यक्ति है उनकी संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस राज्य में जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। तो वही बात है, एक आंकड़ा होता है जनसंख्या का, उसी को हम बोल देते हैं जनगणना। तो दोस्तों काउंटिंग होती है जनसंख्या की। तो बात करते हैं भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1972 में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे उस टाइम पर वहाँ पर जो है इस टाइम पर क्या था, अंग्रेज़ों का राज था। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो है कौन व्यक्ति थे जो भारत में प्रमुख थे, या फिर यहाँ के वायसराय थे, या फिर गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई। तो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर लॉर्ड मेयो के काल में। वो दोस्तों ये जनगणना जब स्टार्ट हुई थी ये प्रत्येक वर्ष होती थी। उसके बाद क्या हुआ, 1881 से जनगणना क्या हुई, प्रत्येक 10 साल पर होना स्टार्ट हो गई, जो आज भी होती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आएगा 10 के आधार पर जनगणना किसके काल में स्टार्ट हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और फिर यहाँ पर आता है जब यहाँ पर जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई तो जनगणना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों उनका नाम है WC प्लाउडेन। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर जो है 2011 की जो जनगणना है ये स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है। तो दोस्तों जो हमारे पास है 2011 की जनगणना, यदि हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 7वें नंबर की है। यदि हम बात करें 10 के आधार पर, या फिर हमारे पास यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 10 के आधार पर, यह दोस्तों हमारे पास होती है 15वें नंबर की जनगणना। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 10 के आधार पर पूछता है। तो दोस्तों ये हमारे पास है कौन से नंबर की, 15वें नंबर की जनगणना। यदि पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह है कौन से नंबर की जनगणना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 7वें नंबर की। फिर दोस्तों आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है जो आपके यहाँ पर 2011 की जनगणना है ये कितने चरणों में हुई। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ये दोस्तों जनगणना हुई थी 2 चरणों में। कब से कब तक यहाँ पर देख लेंगे, पहला जो चरण था ये था हमारे पास अप्रैल से सितंबर 2010 तक, और दूसरा जो चरण था ये था 9 से 28 फरवरी 2010 के बीच में। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी 2011 की जनगणना 7वें नंबर की थी स्वतंत्रता के बाद, और 15वें नंबर की थी 10 के आधार पर। और क्वेश्चन ये बनता है भारत की जो जनगणना है, भारतीय जनगणना 2011 ये 2 चरणों में हुई थी। तो ये सब अभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं।
ये दोस्तों आपके पास जनगणना के नोट्स नहीं है तो आपको जो है सभी नोट्स यहाँ पर वीडियो के साथ साथ बनाते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, यदि आप यहाँ पर ये देखा जाए 21वीं सदी के तौर पर, 21वीं सदी के तौर पर जो आपकी 2011 की जनगणना है ये दूसरे नंबर की है, क्योंकि इससे पहले 2001 में हुई थी, अब 2010 में, तो 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है 2011 की, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 की जनगणना में, तो इनका नाम आता है सी चंद्रमौली, ये भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं नोट करके रखना है। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना कब पब्लिश की गई, तो ये की गई थी 31 मार्च 2011 को। इसका आप शुभंकर भी याद रख सकते हैं कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था, यह था हमारे पास पढ़नक शिक्षिका, और ध्येय वाक्य क्या था, यह था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और आपको बताया गया कि 2 जनगणना में 2 चरणों में पूरी हुई थी भारत की जनगणना 2011। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस जनगणना के अकॉर्डिंग जो भी आंकड़े आए उसके अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या जो थी 121 करोड़ 8,54,977 हमारे पास। और जो अभी हमारे पास जनगणना थी ये उस टाइम पर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सभी जनसंख्याओं का मिलाकर जो जनसंख्या बनती है उसके बराबर ये थी उस टाइम पर। फिलहाल तो भारत की जनसंख्या इससे बढ़कर और ज़्यादा हो चुकी है, और एक आंकड़े की माने तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या जा चुकी है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है वर्तमान में, चीन को पीछे करते हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो विश्व की जो जनसंख्या टोटल जो भी है उसका कितना % भारत में है 2000 जनगणना के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप 17.5 यानी कि 17.5% जनसंख्या, ये आपकी पूरे विश्व की जो भी जनसंख्या है उसका इतना % भारत में है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष यानी कि यदि हम बात करें 1991 से 1901 की तुलना हम बात करते हैं तो जनसंख्या में जो वृद्धि में है जो है गिरावट आई थी, वृद्धि नहीं हुई बल्कि वृद्धि में जो हमारे पास हुई थी कमी आई थी। कब से कब तक, 1991 की जनगणना की तुलना से देखें 2001 में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं 2000 यहाँ पर जो 1 में 1991 की तुलना में भारत की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई थी, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 21.54%, यानी कि 21%, 54% की यहाँ पर जो है वृद्धि हुई थी, 21.54% की यहाँ पर वृद्धि हुई थी जनसंख्या में 1991 की तुलना में 2001 में। और जो आपकी वर्तमान जनगणना है 2011, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि 10 साल में होती है मगर अभी तक नहीं हुई है, तो आपको यही पढ़नी है अभी तक। तो 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे 17.64। ये दोस्तों हम बात करें जो हमने आपको बताया 2011 में भारत में जनगणना के दौरान 121 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें बच्चे पुरुष सब कुछ शामिल है। यदि हम बात करें महिलाओं की जनसंख्या कितनी यहाँ पर है, तो महिलाओं की जनसंख्या आप ध्यान रखेंगे 58 करोड़ 75 यहाँ पर लाख, और पुरुषों की जनसंख्या है 62 करोड़ और 32 लाख। इतनी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ये जो दोस्तों हम बात देखिए आपको हमने बताया अभी, यानी कि बीते 10 सालों में जो भारत की जो जनसंख्या उसमें कितनी वृद्धि हुई है हम पढ़ चुके। और फिर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि दोस्तों ये जो ईयर है 1911 से 1921 का जो 10 साल है इसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घटी। तो यही एक 10 वर्ष से हमारे पास यहाँ पर एक साल है जिसमें भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी, वरना जितने भी 10 के आधार पर जनगणना हो रही है उसमें कुछ बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। मगर आपको ये ध्यान रखना है 1911 से 1921 का जो बीच की जनगणना है उसमें भारत की जनसंख्या में वृद्धि ना होकर कमी आई थी, इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है पुरुषों की जो आबादी है कुल जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसमें हुई 17% की वृद्धि, और महिलाओं की जनसंख्या में हुई थी 18% की वृद्धि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग।
अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साक्षर क्या होता है? दोस्तों साक्षर होते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति, और वे कौन होते हैं? जिनकी उम्र 7 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो और अपनी किसी भी भाषा को पढ़ना और लिखना जानते हो, उन्हीं को हम बोलते हैं साक्षर। आगे हम पढ़ेंगे साक्षरता दर, वहाँ पर आपको एक डाटा दिया जाएगा, वहाँ पे आप इसके बारे में कुछ और नया सीखेंगे। जी दोस्तों हम बात करें यहाँ पर 15वीं जनगणना 2011 की। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो है भारत में लिंगानुपात जो है 1933 से बढ़कर 1943 हो गया, यानी कि 2011 में भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है? हमारे पास 993। दोस्तों आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं लिंगानुपात क्या होता है। यदि हम यहाँ पर 1000 पुरुष देखें तो उन्हीं की तुलना में भारत में कितनी महिलाएं हैं? 943, यानी कि ऐसा मान सकते हैं लिंगानुपात, यदि भारत में 100 व्यक्ति है, या फिर 1000 व्यक्ति है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये काउंटिंग होती है 1000 पर होती है। यदि भारत में 1000 व्यक्ति है तो केवल उन्हीं के साथ जो महिलाओं की जनसंख्या है वो कितनी है? 943 है। यह होता है लिंगानुपात, यानी कि प्रति 1000 पर महिलाओं की जनसंख्या, वही हमारा लिंगानुपात है। उसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारे पास है लिंगानुपात बच्चों में, ये कितना है? और एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये घटकर हो गया है कितना? 919। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपको जो मैं इस स्लाइड में बता रहा हूँ, ये वाला। भारत में जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है? 943 है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है, यानी कि जो एजुकेटेड महिलाएं है, उसमें दोस्तों तेज़ी देखने को मिली 2011 की जनगणना में। और ये कितनी मिली? पिछले वर्ष की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या है उसकी साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? 12% की वृद्धि हुई है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी जो मतलब महिलाएं हैं वो 2011 में काउंट की गई, या फिर इतनी वृद्धि हुई। और पुरुषों की जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि कम देखने को मिली, मगर कितनी मिली? 17%। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, 2011 की जनगणना में जो महिलाओं की जो जनसंख्या है उसमें साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? 12% की, और पुरुषों की हुई है 7% की। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है भारतीय देश का एक राज्य नागालैंड। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो जनसंख्या में वृद्धि की बजाय ह्रास हुआ है, यानी कोई वृद्धि नहीं हुई 2011 की जनगणना में। यदि हम उससे पहले देखें 2001 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला देश नागालैंड ही था। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 2001 की जनगणना में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, और सबसे यानी कि बिल्कुल कमी, यानी कि देश में ऐसा राज्य बताइए जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि की बजाय कमी की है। ऐसा राज्य आपको यहाँ पर रहेगा नागालैंड। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि न होकर 2011 की जनगणना में कमी काउंट की गई है जनसंख्या में, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मुंबई के दोस्तों समीप जो है एक यहाँ पर एक लोकेशन पड़ती है, इसका नाम है थाने। तो एक ज़िला पड़ता है, इसमें क्या हुआ? सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों है थाने जिला। यहाँ पर जो है इस ज़िले में भारत के ऐसे एक ज़िला है जिसमें सबसे सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है 2011 की जनगणना में। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपकी जो जनगणना है 2011, उसमें जो बच्चों की जो जनसंख्या, दोस्तों बच्चे होते हैं जनगणना के अकॉर्डिंग 0 से 6 साल तक के आयु, जो भी महिला या पुरुष है उसको हम बच्चे बोलते हैं जनगणना में। तो वहाँ पर जो है 2011 में कितनी वृद्धि हुई थी इनकी जनसंख्या में? 15.9% थे ये 2011 की जनसंख्या में, मगर यहाँ पर जो है इनकी जनसंख्या घटी है 2011 में, जो घटकर हो गई है 13.6%। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि 2011 की जनगणना में 0 से 6 साल तक के बच्चों की जनसंख्या घटी है। दोस्तों हमारे पास थोड़े से और बेसिक पार्ट यहाँ पर रह गया है, यदि आप ये सीख लेते हैं तो आप यहाँ पर जो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन कराऊंगा उनके आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक सीखना भी ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा और बचा है, आगे सीख लेते हैं। आगे हमारे पास है
सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। यदि हम बात करें केरल की, केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसा आएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर वो रहेगा केरल। और सब सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल ही है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि प्रथम की बात करें तो केरल है, क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं की जनसंख्या है। यदि हम बात करें पांडुचेरी की, जो आपका एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर ये नंबर 2 स्थान पर आता है। यदि हम बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 यूटी यानी कि हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, दमन एवं दीव और चंडीगढ़, ये हमारे सबसे कम लिंगानुपात वाले यूटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्वाधिक दोस्तों, यहाँ पर जो है वृद्धि कहाँ पर हुई है जनसंख्या में। यदि हम बात करें अरुणाचल के कुमू में, यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है जनसंख्या में। ये यहाँ पर इसका अरुणाचल प्रदेश का जिला है। और आपको मैंने बताया था सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, मुंबई के थाने में। और सर्वाधिक यहाँ पर वृद्धि करने वाला जिला आपको ये भी ध्यान रखना है, पांडुचेरी का यनम, यहाँ भी सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है जनसंख्या में। इम्पोर्टेंट आगे रहेगा नागालैंड का, यहाँ पर जो है लोंगपे, यहाँ पर जो है सबसे कम वृद्धि देखने को मिली है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आगे, ये तो आपको नोट्स भी बनाने हैं और ध्यानपूर्वक समझते हुए भी चलना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं आपके एग्जाम में। तो यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जो आपकी 10 के आधार पर जनगणना है, इसमें जो है सर्वाधिक जो आपके यहाँ पर जो है वृद्धि किस यहाँ पर जो है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिली। यदि आपको यहाँ पर आता है सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, तो तब आप यहाँ पर राजस्थान तो देंगे मेघालय, यानी कि मेघालय एक राज्य है जहाँ पर जो है सभी अपने 28 राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली जनसंख्या में। यदि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो सब सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है दादर नागर हवेली में, क्योंकि यहाँ पर 55% जनसंख्या जो भी इसकी पहले थी उसके मुकाबले इतनी 2011 में बढ़ गई। तो आपको ये सब यहाँ पर ध्यान रख लेना है 5 पॉइंट, क्योंकि क्रम से लगाने को भी आ जाता है। जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये आपके सामने है, तो बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। यूटी में पूछता है सर्वाधिक वृद्धि वाला यूटी कौन सा है, तो दादर नागर हवेली। राज्य पूछता है तो मेघालय। दूसरा राज्य भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एक एग्जाम में आ चुका कि जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि करने वाला भारतीय देश का दूसरा राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये वृद्धि वाले हैं, आगे पढ़ लेते हैं कमी करने वाले राज्य कौन से हैं। यदि दोस्तों हम बात यहाँ पर देखें, ऐसे कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 2011 की जनगणना में वृद्धि की बजाय कमी हुई है। तो दोस्तों सर्वाधिक कमी जो यहाँ पर कमी हुई है वो यहाँ पर कहाँ हुई है, नागालैंड में जनसंख्या में कमी हुई है, जो हमने आपको बताया भी था। तो सबसे कम वृद्धि करने वाला राज्य हमारे पास रहा केरल। यदि पूछा जाता है जनसंख्या में कमी करने वाला राज्य, तो नागालैंड। जनसंख्या में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है, केरल में। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर, तो सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है, लक्षद्वीप हुई है। जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है, लक्षद्वीप में हुई है। आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आंकड़े भी, क्योंकि आपको ये भी नीचे वाले भी याद करते हुए चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मैचिंग वाला या फिर ऑर्डर के तौर पर लिखिए, तब आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो आप ये पढ़ भी चुके, एक बार और देख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में। तो लिंगानुपात दोस्तों वही है कि 1000 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की जनसंख्या है। तो यहाँ पर हम देखें तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों के साथ 1084 महिला यहाँ पर है। यदि बात करते हैं यूटी की, जो पांडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेशों में, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे आपको ये भी याद रख लेना है, दूसरा राज्य आपको जाएगा तमिलनाडु, लिंगानुपात के मामले में जो सर्वाधिक है। आगे पढ़ लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात कौन कौन से यहाँ पर राज्य में है। ये दोस्तों यहाँ पर देखें न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे कम लिंगानुपात मिलता है देखने को दमन द्वीप में, दादर नागर हवेली में और चंडीगढ़ में। ये आपके तीनों केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे
कम है। यदि बात करते हैं राज्य में, तो राज्य में एकमात्र हरियाणा एक ऐसा देश है, और भी मिलेंगे, मगर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर केवल यानी कि 1000 पुरुष में केवल 869 ही महिलाएं हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्वेश्चन पेपर में आता है, यहाँ पर रहेगा हरियाणा। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है साक्षरता दर। तो दोस्तों साक्षरता मैंने बताया था आपको, जो व्यक्ति हमारे पास महिला हो पुरुष हो, जिसकी एज 7 वर्ष है या 7 वर्ष से ऊपर है, और वो पढ़ना लिखना और किसी भाषा को पढ़ना लिखना जानता है, तो उसको हम बोलते हैं साक्षर। तो यहाँ पर जो है साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। तो केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है, जहाँ पर जो है 94% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बात करते हैं यूटी के तौर पर, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको यहाँ पर रहेगा लक्षद्वीप। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 2 राज्य ये है साक्षर में, और गोवा नंबर 3 और त्रिपुरा नंबर 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे कम साक्षरता दर किन राज्य की है। जो दोस्तों यहाँ पर देखें न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला यानी राज्य हमारे पास रहेगा बिहार, क्योंकि बिहार में व्यक्ति कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इसी तौर पर सबसे कम साक्षर व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? बिहार में। ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम कि जनसंख्या जितनी वहाँ पर है उसका कितना परसेंट यहाँ पर जो है साक्षर है। तो केवल 61.80% व्यक्ति वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। तो ये परसेंटेज वहाँ पर कम रहेगा भारत के सभी राज्यों को देखने पर। उसके बाद नंबर 2 पर आता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है सबसे ज़्यादा कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो बिहार आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक पुरुषों में साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर भी केरल ही रहने वाला है, यानी कि पुरुषों की जो साक्षरता दर है सर्वाधिक यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी? केरल राज्य में मिलेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे भी आप यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं, ये घटते क्रम में नीचे दिए गए हैं। जी दोस्तों हम बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, ये कहाँ पर मिलेगी? ये भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगी। जी दोस्तों बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है, तो ये आपके केरल में ही रहेगी। ये भी आपको नोट करके रखना है। आगे भी पॉइंट देख सकते हैं, मगर इसमें आप फर्स्ट पॉइंट याद करेंगे तो काफ़ी रहेगा। जी दोस्तों बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर, ये आपकी बिहार में ही रहेगी। तो बस आपको ये ध्यान रख लेना है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे दोनों को मिलाकर हो, तो सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल में, और सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये दोस्तों आपको अभी तक जो भी दोस्तों आपको पढ़ाया गया, यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और इसी प्रकार से कंटेंट बिल्कुल फ्री पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इस पर जो है आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट बेहतर लेवल के तौर पर आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है आगे घनत्व, जनसंख्या घनत्व। पहले दोस्तों पढ़ समझ लेते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि हम ये एरिया मान लेते हैं, ये हमारे पास 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये आंकड़ा होता है जनसंख्या घनत्व का। यानी कि प्रति 1 हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या जितनी भी है वो हमारे पास होती है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर मिलेगा? दिल्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वहीं पर ही है, ऊंचे ऊंचे मकान और कम जगह में ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर मिलेगा देखने को आपको? दिल्ली में। थोड़ा सा उससे कम हो जाता है चंडीगढ़ में। आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए, तो आपका दिल्ली रहेगा। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, मगर फिर भी आप यहाँ पर इसको राइट आंसर करेंगे। ये दोस्तों हम बात करें न्यूनतम की, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? ये कहाँ पर रहेगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि यहाँ पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में केवल 17 व्यक्ति ही रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये थे। यदि हम बात करते हैं जनसंख्या के तौर पर,
जनसंख्या के तौर पर 2011 में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जनसंख्या में, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। और आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहाँ पर जो है राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक पार्ट जो आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो 2022-23 जो भी आपके लिए टेस्ट अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पर जो जो क्वेश्चन आए हैं सभी आपको मैं कराने वाला हूँ। और दोस्तों यदि आप SSC MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर जो 2022 में SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो उसी के सभी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर जो है इंक्लूड कर दिए हैं। वे सब हम यहाँ पर आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसी तरह एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और जो बने भी हैं पेपर में आए हैं वे सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आपने जो सब कुछ पढ़ा आगे प्रैक्टिस आप यहाँ पर लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप केवल यही क्वेश्चन करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आपके बनेंगे आप इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे SSC MTS हवलदार 2021 एग्ज़ाम जो आपका 2022 में हुआ था। इसमें आपके जनगणना से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों लगभग 40+ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे जनगणना से ओनली। अब दोस्तों आप यहाँ पर वो सीखने वाले हैं जो यहाँ पर ये प्रैक्टिस करने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं SSC MTS के। पहले ये देख लेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। दोस्तों भी हमने पढ़ा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ये हम पढ़ चुके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो पेपर में आ चुका। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। आपने पढ़ा, मैंने बताया भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है केरल, क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर के साथ 1084 महिलाओं की जनसंख्या है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात भी इसी राज्य में है। आप हमें कमेंट बताएंगे आपने पढ़ा भी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो ये आपका रहेगा 35 राइट आंसर। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जो दोस्तों जनगणना है ये कौन से नंबर की है। ये दोस्तों बात देखें यहाँ पर 10 के आधार पर तो ये तो 15वें नंबर की है। यदि आप ये आ जाता स्वतंत्रता के बाद ये कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की है। यदि क्वेश्चन आ जाए यही क्वेश्चन आपका कि ये 2011 की जनगणना 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आ चुका तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। दोस्तों आगे हमारे पास क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सीमा है। तो सीमा बिल्कुल ठीक है, 131 करोड़ आपको बताया गया था। ऑप्शन में यही उस टाइम पर राइट आंसर रहा होगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशन बताई गई थी, वहाँ सर भी एक क्वेश्चन बनकर आ चुका। तो क्वेश्चन है साक्षर माना जाता है। तो आपको बताया गया था साक्षर माना जाता है 7 वर्ष या उससे ज़्यादा का उम्र का कोई भी व्यक्ति। तो 7 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का व्यक्ति जो भाषा को लिखना पढ़ना समझना जानता हो वही वहाँ पर साक्षर होता है। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे जो आपने पीछे पढ़ा भी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, यह हमें कमेंट में आंसर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार सभी राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में केरल की साक्षरता, केरल जो है साक्षरता के मामले में स्थान हासिल है। तो प्रथम है, आप पढ़ चुके थे पीछे, जो केरल है केरल में सर्वाधिक साक्षरता है जो लगभग है 94% के समथिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को उनके बोलने वाले जो व्यक्ति है उनकी संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आरोही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा
भारत में बोलने वाले व्यक्ति कौन से हैं? मैथिली है, उससे कम मराठी, फिर उससे कम यहाँ पर आपके रहेंगे हिंदी। तो ये आपको यहाँ पर रहेगा सही क्रम। दोस्तों आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई गई थी सभी क्वेश्चन यही से बनेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर आ चुका। भारत में 2011 की जो जनगणना है, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना ये आपको पढ़ाया गया था। तो क्वेश्चन वही बना, भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है कौन सी? 2011 की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं इनको छांटने में मेहनत लगी है, तो आपको जो है वीडियो को लाइक तो करना ही है यदि आपने अभी तक नहीं करा है, और वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है। जो भी दोस्तों आपके फ्रेंड हैं और SSC MTS का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पर तो ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा ही, और आपको एक क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा जो आपको 3 नंबर दिलाकर जाएगा। तो ये वीडियो आपको शेयर भी कर देनी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर में तीसरे स्थान पर है? जो आपको पढ़ाया भी गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा राजस्थान। तो राजस्थान साक्षरता के मामले में तीसरे स्थान पर है। प्रथम आपको पढ़ाया गया था केरल, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारे एग्जाम में ये भी आ चुका, भारत की जनगणना में के बारे में हमें जानकारी देती है, यानी कि भारत की जनगणना हमें क्या जानकारी देती है, किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, इजी क्वेश्चन भी है, आपने कर भी दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई? 2011 में, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है और हमने पढ़ रखा है 10 साल बाद जनगणना होनी है। तो 2021 में जनगणना होनी थी, जो कोविड के कारण नहीं हो पाई। तो जनसंख्या या फिर जनगणना पर दोस्तों अभी कार्य जारी है। तो आने वाले एक साल 2 साल बाद जैसे कंप्लीट होगा आपको नई जनगणना देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल न्यू जनगणना हमारे पास 2011 की हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? दोस्तों ये आपका रहेगा मुंबई। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन आपके आगे बच गए हैं वे सब आपको कैसे और कहाँ से प्राप्त करने हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है जिसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बच गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस आपको और कैसे कर लेनी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर जो है एक टेलीग्राम का दोस्तों लिंक दिया जाएगा। वहाँ पर जो हम जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में आए हैं 2022 या 23 वाले पेपर में, उसकी दोस्तों PDF हमने बना दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करके जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं जनसंख्या से संबंधित वे सब आपको PDF में मिल जाएंगे। आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको पढ़ाया गया थ्योरी पार्ट, उसी से ही सभी क्वेश्चन बने हैं। यदि आपने वो सब भी पढ़ लिया है तो भी आप एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। यदि आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं उनकी ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर आ जाना है जिसका नाम है माई एम पॉइंट। वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।